डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु एवं देश के भावी शिक्षक, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शिक्षा के नवीन प्रयास, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से संबंधित ही जो अति लघुत्तरी प्रश्न है उसका पार्ट 2 है। यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न बनाने का जो प्रमुख मकसद है वह यही है कि आप यदि अपना अति लघुत्तरी प्रश्न जब तैयार रखेंगे तो आपके शार्ट टाइप जो लघुत्तरी प्रश्न है वे भी सारे सही हो जाएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न है वे भी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ रह गए थे उनको आज हमने सम्मिलित किया है। देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज तैयार करने के लिए जो संचालन समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई थी? तो 1987-88। ध्यान रखिएगा, नई शिक्षा नीति 1986 के लागू होने के पश्चात 1987-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वह लागू की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था प्राथमिक जो शिक्षा है उसमें सुधार लाना, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जो भी इक्विपमेंट्स हैं बच्चों के लिए उनकी व्यवस्था कराना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य जो है प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री, शिक्षण उपकरण जैसे न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। देखिए, अभी जो हमने इसको अभी कहा है वही आ गया। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम पी-मोस्ट का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। स्पॉट SOPT कार्यक्रम का फुल फॉर्म, तो स्पॉट कार्यक्रम का फुल फॉर्म है प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। SOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई है? तो ध्यान रखिएगा, SOPT इस फुल फॉर्म में ही है प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, और यह जो है प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए संचालित की गई। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा परियोजना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी थी? 5 अक्टूबर 1993। ध्यान रखिएगा, 5 अक्टूबर 1993। बेसिक शिक्षा परियोजना के कितने अंग हैं? तो इसके कुल 3 अंग हैं। संस्थागत क्षमता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता, और बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। नई शिक्षक प्रशिक्षण कार्य संस्थाओं को विकसित करने का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो यह दायित्व जो प्रत्येक जिले की जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं यानी डाइट को सौंपा गया है। DPEP, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। DPEP का पूरा नाम क्या है? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ? 1994 में प्रारंभ हुआ। आप ये जो सन है अक्सर भूल जाता है, तो आप इसे किसी कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा परियोजना कब लागू हुआ, SOPT क्या है, या फिर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब से लागू हुआ। ठीक है, वर्ष 1997 में DPEP द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले चुने गए? तो कुल 22 जिले चुने गए। स्कूल रेडीनेस का क्या अर्थ है? इसे विद्यालय शिक्षा की तैयारी कहते हैं, और इसका दूसरा जो नाम है वह है विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम। ध्यान रखिएगा, विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम। विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम का क्या तात्पर्य है? विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम का तात्पर्य अर्थ है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हों। विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम की संकल्पना क्या है? तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाएं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार, यानी कि ध्यान रखिएगा 6 सप्ताह, प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक बच्चों को पूर्व प्राथमिक प्री एलिमेंट्री एजुकेशन का अनुभव दिया जाए। इसी को स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम या विद्यालय की तैयारी भी कहते हैं। संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य, काफ़ी आसान है ये आप कर लेंगे, केरल है। संपूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन के लिए कौन कौन से अभिकरण उत्तरदायी हैं? तो इनमें जिला शिक्षा समितियां, स्वैच्छिक संगठन और अन्य अभिकरण जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्रमिक विद्यापीठ एवं नेहरू युवा केंद्र आदि महत्वपूर्ण भूमिका
निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे अक्सर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम, सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में कब से संचालित किया गया था? वर्ष 2002 से। सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है और उनकी सहभागिता का प्रतिशत क्या है? तो इस अभियान को केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार संयुक्त रूप से चलाती है। भारत सरकार 65% तथा राज्य सरकार का 35% सहभागिता इसमें देती है। NPEGEL नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल क्या है? इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है। उनकी उपस्थिति, ठहराव व प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती है। EPGEL का क्षेत्र महिला साक्षरता के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंड, 10% से कम साक्षर वाले विकासखंड तथा चयनित शहर मलिन बस्तियां इसके अंतर्गत आती हैं। स्कूल चलो अभियान किन स्तरों पर आयोजित किया गया? तो जनपद स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर। 3 है, जनपद, ब्लॉक और ग्राम स्तर, ध्यान रखिएगा। स्कूल चलो अभियान कब से चलाया गया? 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक जो स्कूल खुलने का होता है ईयर 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कब से प्रारंभ किया गया था? यह योजना 2004-05 में प्रारंभ की गई है। बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन को क्या कहते हैं? बाल श्रम कहते हैं। मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता क्यों हुई? विद्यालय से बच्चों के ड्रॉप आउट होने का, ठीक है, ड्रॉप आउट मतलब कि विद्यालय को छोड़ने के कारण। मध्याह्न योजना केंद्र सरकार द्वारा कब लागू की गई थी? 15 अगस्त 1995 से लागू की गई, ठीक है, 15 अगस्त 1995 से लागू की गई है मध्याह्न योजना। नेक्स्ट हम चलते हैं, बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया? 2015 में पूछा गया है प्रश्न। तो बाल अधिकार जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1950 को लागू किया गया। शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई 2 विशेषताएं। 6 से 14 वर्ष तक के विद्यालय बालकों के शारीरिक मानसिक प्रताड़ना न दी जाए। बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है नहीं। मैकाले के द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया है? तो एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत के अरब तथा अरब का संपूर्ण साहित्य है। शिक्षा में छनाई या निस्पंदन का सिद्धांत कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वह अन्य जनसाधारण को शिक्षित कर सके। हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की गई थी? तो अनुदान आयोग, ठीक है। भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं 2 प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए? तो केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य? कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियाँ बनाना। नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताएं? शैक्षिक अवसरों की समानता और केंद्र सरकार की भागीदारी। प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई? छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने और अधिगम का स्तर सुधारने, ठीक है, शिक्षा बिना बोझ के। पी-मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना। NPGEL का मुख्य उद्देश्य जो है शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना। राष्ट्रीय बाल श्रम कब संचालित किया गया था? 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। कस्तूरबा बालिका विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए? तो बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवास बनवाना। DPP योजना प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, विद्यालय में बच्चों का ठहराव। कलकत्ता मदरसा किस सन में खोला गया था? तो कलकत्ता मदरसा सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया। बनारस कॉलेज कब और किसके द्वारा स्थापित हुआ था? 1791 में जोनायल, ध्यान रखिएगा, जोनायल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ था। राधा कृष्ण आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 4 नवंबर 1948, ध्यान रखिएगा, 4 नवंबर 1948। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड कर्जन भारत कब आए थे? लॉर्ड कर्जन भारत में 1889,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1889 भारत के गवर्नर जनरल होकर भारत में आए थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति जो है 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में करजन की सरकार ने भारतीयों की परवाह न करते हुए भी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र कैसा हो गया? विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक कर दिया गया, क्योंकि अब परीक्षा लेने के साथ शिक्षण कार्य भी कर सकते थे। संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक तथा शिक्षक प्रशिक्षण पर क्या विचार व्यक्त किए गए? शिक्षक ही समाज के सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शिक्षक ही समाज के सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप को प्रदर्शित करता है। उसकी नियुक्ति, वेतन, सेवा शर्तों, उन्नति की सुविधाओं आदि से संबंधित नीतियां निर्धारित की गई हैं। शिक्षक प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सेवाकालीन शिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति से तात्पर्य है वह नीति जो किसी राष्ट्र विशेष में शिक्षा के आधार, मापदंडों एवं शैक्षिक गतिविधियों के सफल एवं दीर्घकालिक परिणामपरक उत्थान को प्रदर्शित करती है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में व्यवसायीकरण को उचित माना गया या नहीं? तो शिक्षा का व्यवसायीकरण करना इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा स्तर के पाठ्यक्रम में व्यवसायीकरण पर विशेष बल देना माना गया। वैज्ञानिक तथा प्राविधिक परिवर्तन के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 ने क्या कहा? तो आधुनिक युग में विभिन्न वैज्ञानिक एवं प्राविधिक परिवर्तन के संदर्भ में जनशक्ति को जागृत करना तथा उनके उपयोग के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों को उनकी जानकारी प्रदान करना। जनार्दन रेड्डी ने नवोदय विद्यालय के संबंध में क्या कहा? उन्होंने कहा कि नवोदय विद्यालय जारी रखा जाए एवं प्रत्येक जनपद में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए। ठीक है, विद्यालयों की गुणवत्ता के संबंध में जनार्दन रेड्डी समिति ने क्या कहा? समस्त विद्यालयों की गुणवत्ता को प्रत्येक स्तर पर सुधारना चाहिए एवं विद्यालय में फैली विषमता को दूर करने की आवश्यकता है। आंगनवाड़ी कार्यक्रम के विषय में जनार्दन रेड्डी ने क्या कहा? आंगनवाड़ी कार्यक्रम को और मजबूत बनाया जाए, बच्चों की देखभाल एवं परिवार कल्याण, पोषण व स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय खोजे जाए। तो ठीक है, आप देखेंगे कि ये जो प्रश्न थे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे और इससे आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी कर लेंगे और लघुत्तरीय प्रश्नों को भी कर लेंगे। तो प्रयास यही है कि एक भी प्रश्न छूटे ना, ताकि ऐसा ना हो कि आपके प्रश्न जो हैं वह गलत हो जाएं। यही प्रयास है कि आपके सारे प्रश्न जो हैं वे सही हों। तो ठीक है, इसमें एक वीडियो हम और बनाएंगे जो वेरी शॉर्ट टाइप यानी अति लघुत्तरीय प्रश्नों का होगा, उसे नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।